हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जो MZ2002 से रिलेटेड होंगी। और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम्स में आने के काफ़ी चांसेस रखते हैं। इवन आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी दिसंबर 2024 में पूछे हुए हैं आपके एमएससी जूलॉजी के टर्म एंड एग्जामिनेशंस के अंदर, और आगे भी इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप इस वीडियो को सीरियसली कीजिएगा। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दिया करो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आगे भी रेगुलर बेसिस पे आपको ये वीडियोस ला सकूँ एग्ज़ाम से पहले। तो इस वीडियो में मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूँगी MZ2002 के, जिस पेपर का नाम है जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। और इस वाली वीडियो में मैं ब्लॉक 1 यानी कि चैप्टर 1 to 4 कवर करने वाली हूँ। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में रिलीज़ करूँगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जिस पार्ट 1 में मैं चैप्टर 1 एंड 2 को डिस्कस करूँगी, और सेकंड पार्ट में मैं 3 और 4 चैप्टर को डिस्कस करके आपका ब्लॉक जो 1 है उसको 2 वीडियोज़ के थ्रू ख़त्म कर दूँगी। ठीक है? और आगे भी जो हमारे 3 ब्लॉक्स रह जाएंगे इस पेपर के, उनकी वीडियोस भी मैं हो सकता है इसी पैटर्न पर या फिर वन शॉट बनाकर लेकर आऊँ। सो लेट्स मूव। ब्लॉक 1। ब्लॉक 1 का नाम है जीन इंट्रैक्शन एंड मैपिंग। इसकी यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 आप स्लाइड पे देख रहे हो। इनके जो भी नाम हैं वो मैंने ऐसे मेंशन कर दिए हैं यहाँ पे। जैसे यूनिट 1 हमारी मेंडल्स लॉ, सेकेंड यूनिट हमारी जीन एक्शन एंड इंट्रैक्शन, थर्ड यूनिट इज जीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंड फोर्थ यूनिट इज लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, मैपिंग इन यूकैरियोट्स। तो ये 4 यूनिट्स हैं हमारी जो हमें ब्लॉक 1 में कवर करनी है फॉर आवर एग्जाम्स। और मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, मैंने यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं या फिर मैं जो आगे कवर करवाऊँगी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको पेपर के लिए सारा चैप्टर कवर करना ज़रूरी नहीं होता है। आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी अगर कवर करते हो एग्ज़ाम्स के लिए तो यू कैन फेच अ गुड मार्क्स। इवन बहुत अच्छे मार्क्स आप कवर कर सकते हो अगर आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। तो मैंने वही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं, हालांकि ऑलमोस्ट सारा चैप्टर इनके थ्रू कवर हो गया है। थोड़ा बहुत चीज़ जो रहेगी वो मैं सप्लीमेंट्री वीडियोज़ के थ्रू कवर कर दूँगी। बट अगर आप ये भी वीडियोस देखकर जा रहे हो जो मैंने अभी ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 की बताई है, तो भी आपका ऑलमोस्ट बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ यूनिट 1, मेंडल्स लॉज। तो हमें इसमें 3 लॉज ऑफ मेंडल करने हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस करना है, को डोमिनेंस करना है, मल्टीपल अलील्स, लिथल जीन्स, RH फैक्टर एंड इनकम्पैटिबिलिटी इन अलील्स इन प्लांट्स। सो ये जो भी 7 टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं यूनिट 1 के। काफ़ी इजी भी है, आपने ये टॉपिक्स से पहले पढ़ रखा होगा, काफ़ी आप फैमिलियर होंगे इन टॉपिक से। तो ऐसा कोई भी टफ अभी तक इसमें टफेस्ट पार्ट नहीं आया है। इस यूनिट को हम जल्दी से ख़त्म करते हैं क्योंकि ये कम टाइम कंज्यूमिंग है। आपने अभी देखा ना, ईजी टॉपिक्स हैं, सो इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो ब्लॉक 3 एंड 4 है उसमें हमें ज़्यादा टाइम देना है क्योंकि वो टफ़ टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, तो हमें उन पे ज़्यादा टाइम लगाना है। सो जो लॉज ऑफ मेंडल है, मेंडल ने 3 लॉज दिए थे एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। लॉ 1 states that law of segregation, जो इसका फर्स्ट लॉ था, each individual has 2 alleles for each trait and these alleles separate during gamete formation। हर इंडिविजुअल के पास 2 अलील होंगी और गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर ये दोनों सेपरेट आउट कर जाएंगी। ईच गैमीट रिसीव्स ओनली 1 अलील फ्रॉम 1 पेरेंट। ठीक है, तो ये लॉ हमारा बताता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ कहता है कि जो हमारा जो यहाँ पर सेपरेशन हो रहा था वो जो अलील्स का सेपरेशन है, एक अलील का सेपरेशन दूसरे अलील पर डिपेंड नहीं करेगा। दिस वॉज स्टेटेड बाय सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
So, alleles of different genes assort independently of one another during gamete formation as long as the gene are on different chromosome or far apart on the same chromosome. It doesn't matter कि सेम क्रोमोसोम पर है यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम है या फिर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है. सो ये हमारा बताया था सेकेंड लॉ ने, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. द थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. सो वेरी सिंपल लॉ है, जो डोमिनेंट अलील होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, लेकिन जो रिसेसिव अलील होगा वो क्या हो जाएगा, वो सप्रेस हो जाएगा. द रिसेसिव अलील इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज ट्रेट इन द प्रोजेनी. सो ये हमारा बताता है लॉ ऑफ डोमिनेंस. जैसे अगर हम टी मतलब यानी कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी की बात करें, टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट, तो द टॉल जीन इज tall allele is dominant over the small. So वो हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, तो दैट इज डोमिनेंट allele. यही बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो यहाँ हमारे ये टॉपिक 1. Now let's move to our next topic, that is incomplete dominance. Incomplete dominance is a type of non-Mendelian inheritance where neither allele is completely dominant over the other. कोई भी अलील completely dominant नहीं होगी दूसरी अलील पर. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ही ये होता है कि जब कोई भी completely dominant ना हो. एज अ रिजल्ट द हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग शोज अ ब्लेंडेड, ध्यान रखना है इसको, ब्लेंडेड और इंटरमीडिएट फिनोटाइप, नॉट द ट्रेट ऑफ आइदर पेरेंट फुली. अगर हम बात करें कि रेड फ्लावर है और वाइट फ्लावर है, मान के चलते हैं कि ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, तो जो हमारा प्रोजेनी होगा ना ही तो वो डोमिनेंट अलील लेगा ना ही रिसेसिव अलील लेगा, वो कुछ और ही ब्लेंडेड वर्जन लेकर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दैट इज पिंक कलर. सो ये हमारा बताता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इफ अ रेड कलर्ड फ्लावर is crossed with white colored flower, then the offspring will have a heterozygous condition and shows pink color flower as their phenotype. So ये था हमारा second topic. Now let's move to our third topic, that is कोडोमिनेंस. अब ये कोडोमिनेंस क्या है, अभी हमने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस. नाउ लेट्स सी व्हाट इज कोडोमिनेंस. नाम से ही हमें क्लियर हो जाना चाहिए. को मीन्स दोनों, दोनों ट्रेट्स हमारे एक साथ एक्सप्रेस हो रहे होंगे. उसमें दोनों का ब्लेंडेड वर्जन था, इसमें हमारे दोनों ट्रेट जो हैं एक साथ ही एक्सप्रेस करेंगे, उसको हम बोल रहे हैं कोडोमिनेंस. तो देखते हैं, कोडोमिनेंस इज अनदर टाइप ऑफ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस वेयर बोथ alleles in a heterozygote are fully expressed side by side without blending. इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होगी, साथ में दोनों एलील जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे इन द प्रोजेनी. फॉर एग्जाम्पल एबीओ ब्लड टाइप ऑफ ह्यूमन बींग्स, इसमें अगर हम आई ए और आई मतलब ये जो हमारा ऐसे हम एक्सप्रेस करते हैं वो थोड़ा टाइपिंग में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा मे बी. ये कहना चाह रहे हैं कि जो आई ए और आई ए वाली जो कंडीशन होती है, जो एंटीजन को बेसिकली रिप्रेजेंट करती है, अगर दोनों ए से डिनोट हो रहे होते हैं तो हमारा टाइप ए ब्लड बनता है, दोनों बी से हो तो बी बनेगा, और दोनों अगर डिफरेंट काइंड के हों तो ए बी बनेगा. दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई ब्लेंडेड करके ए बी की जगह कोई ई ब्लड बन जाए या डी ब्लड बन जाए, ऐसा नहीं होगा. दोनों ही जो ट्रेट हैं हमारे वो क्या होंगे, एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होंगे. इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, जो हमारा कोड डोमिनेंस से पहले जो हमने देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हो रहा था, इसमें दोनों ही ट्रेड जो हैं एक्सप्रेस कर जाएंगे. अगर मैं रेड और वाइट की बात करूं तो रेड और वाइट से पिंक बन गया था पिछले वाले केस में, लेकिन अगर ये केस होगा तो रेड और वाइट दोनों एक्सप्रेस कर रहे होंगे अपने आप को. तो आई होप ये चीज़ काफ़ी मैंने एक्सप्लेन की है, आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है और एग्ज़ाम में डिफरेंस करने के लिए भी आ सकता है. सो कीप दिस वेरी क्लियर इन योर माइंड. बोथ एलील्स आर इक्वली डोमिनेंट, दोनों एलील्स जो है इक्वली डोमिनेंट होती हैं, तभी तो कोर डोमिनेंस वो कर रही है. द हेट्रोजाइगस phenotype shows both traits simultaneously, not blended, different from incomplete dominance where the traits are blended. ये सारे पॉइंट्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं. Now let's move to our fourth topic, that is multiple alleles. So multiple alleles क्या कहता है, जब एक trait के लिए एक से ज़्यादा, when more than two alleles, alternative forms of a gene exist in a population for a particular trait, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टीपल alleles.
However, each individual still inherits two alleles only, one from each parent. Traits are blended. So इसको हम बोलते हैं मल्टीपल alleles. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने थोड़ी देर पहले एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम देखा था, तो उसी का एग्जाम्पल हमारा होता है मल्टीपल alleles. मतलब वो एग्जाम्पल मल्टीपल अलील्स में भी हम दे सकते हैं. एबीओ ब्लड ग्रुप इज अ कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन दैट इज आई विद 3 अलील. तो ये जो आई जीन होता है ये 3 अलील से कंट्रोल होता है. अभी हमने देखा था आई ए अगर होगा तो एंटीजन ए प्रोड्यूस होगा, आई बी होगा तो एंटीजन बी होगा, और अगर आई ही हो सिर्फ तो कोई भी एंटीजन हमारा प्रोड्यूस उसमें नहीं होगा. जब कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं होता है तो हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. वैसे मैं बता देती हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप देख सकते हो. ओ ब्लड ग्रुप हमारा बनता है जब कोई भी एंटीजन उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे. मल्टीपल अलील्स इंक्रीजेज जेनेटिक वेरिएशन. इसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशन इंक्रीज होता है. स्टिल फॉलो मेंडेलियन इनहेरिटेंस रूल्स एज ओनली 2 alleles per person. Often involved in traits like blood type, eye color, coat color in animals, etc. So this is all about multiple alleles. Now let's move to our fifth topic of this chapter, lethal genes. What are lethal genes? Lethal genes are mutated genes that can cause death of an organism, usually in early development stages. These genes can interfere with the vital biological functions. यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी हैं उनके साथ भी ये क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है. इफ़ दिस एक्सप्रेस्ड इन योर बॉडी. वन ओनली रेडली इन होमोजाइगस फॉर्म. ये हमेशा होमोजाइगस फॉर्म में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है. व्हेन बोथ द अलील्स आर लीथल. जब दोनों अलील्स जो है इन्फेक्टेड होंगे उस पर्टिकुलर जीन के लिए या फिर ट्रेट के लिए, तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा. यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में जब वन नॉर्मल हो और दूसरा जो हो वो हमारा इन्फेक्टेड हो तो उसमें ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा. हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल यूजुअली सर्वाइव बिकॉज उनके पास जो है एक नॉर्मल वाला तो प्रेजेंट है ना, तो वो उसको क्या कर देगा, नलिफाई कर देगा. Heterozygous individuals usually survive but may show a mild or a carrier phenotype. वो माइल्ड तो रहेगा, माइल्ड सिम्टम्स तो उसके अंदर शो होंगे, लेकिन एकदम जो प्रॉपर डिसीज़ वाले सिम्टम्स हैं वो कभी भी उसके अंदर शो नहीं होंगे. इसका बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है Lesch-Nyhan syndrome. An X-linked recessive disorder is due to deficiency of enzyme hypoxanthine guanine phosphoryboside transferase. सो इस एंजाइम के वजह से क्या होता है, मोटर डिफेक्ट्स, मेंटल रिटार्डेशन एंड इवन अर्ली डेथ कैन पॉसिबल. सो ये हमारा क्या किसका एग्जाम्पल था, लीथल जीन का. ठीक है, इसमें क्या होता है, म्यूटेशन हो जाती है बेसिकली और वो हमारी बॉडी में इफेक्ट करती है बहुत सारे फंक्शंस. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक 6, दैट इज RH फैक्टर. वेरी पॉपुलर है RH फैक्टर, इवन आपने 12th में भी काफ़ी इसको डिटेल में किया होगा और ये टॉपिक ग्रेजुएशन में भी रहता है. सो देखते हैं इसको क्या है ये RH फैक्टर. सो RH फैक्टर इज़ अ प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स. ये हमेशा जो है रेड ब्लड के सरफेस पर ही पाया जाता है. इट इज़ अ प्रोटीन. इट्स अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन डिटरमाइनिंग योर ब्लड टाइप. अभी हमने देखा कि जो हमारा आई जीन था उसकी वजह से हमारा जो है ब्लड जो है वो डिटरमाइन हो रहा है, लेकिन RH फैक्टर ऑल्सो डिटरमाइंस आवर ब्लड टाइप. इवन मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके सर्च करके देख सकते हो, बॉम्बे ब्लड टाइप. तो बॉम्बे ब्लड टाइप भी हमारा एक तरह का क्या है, ब्लड टाइप है जो हमारा ब्लड बाकी ब्लड से डिफरेंट क्यों बना देता है, क्या होता है उसके अंदर, वो मैंने सारा डिटेल में उसमें एक्सप्लेन करा है. मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज वीडियो विल वेरी लॉन्ग. ठीक है, तो आप उसको वहाँ पे जाके देख सकते हैं. नाउ कम बैक टू दिस टॉपिक. RH इनकम्पैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी. वाई सो, बिकॉज अगर RH नेगेटिव मदर कैरीज RH पॉजिटिव बेबी इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर. बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर मैं इसको बोलूँ ना तो ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे दो इंडिविजुअल्स, एक हमारा जो है RH पॉजिटिव हो,
जो कि यूजुअली फादर होगा, और जो मदर है वो हमारी RH नेगेटिव हो, तो तब हमारी इस कंडीशन में क्या होता है, जो कंडीशन होगी वो RH इनकम्पैटिबिलिटी की कंडीशन अराइज होती है. इट इज़ वेरी 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 सीवियर कंडीशन, बिकॉज इन दिस कंडीशन जो बेबी होगा उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, हेमोलाइटिक डिसीजेज उसको हो सकती हैं. इस कंडीशन में इरिथ्रो ब्लास्टिक फिटियालिसिस एक कंडीशन होती है, उसको वो भी हो सकती है. उसमें क्या होता है कि जो स्किन होती है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाती है और द बेबी कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग ईयर्स. अर्ली डेथ हो जाती है, विद इन 2 years बेबी विल डाई. सो ये RH फैक्टर की वजह से होता है. जब हमारे RH पॉजिटिव जो फादर और RH नेगेटिव मदर कांटेक्ट करके उसमें एंटीबॉडीज़ का ट्रांसफ़र होता है. बेसिकली वो बहुत डिटेल में आपको इतना वो नहीं, अगर नहीं पता है तो आप मुझे बता देना, मैं इसका डिटेल वीडियो बाद में बना के एक्सप्लेन कर दूँगी. ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी फीटल RH पॉजिटिव ब्लड मिक्स विद द मदर्स ब्लड that is RH negative causes her to produce anti-RH antibodies. ठीक है, तो वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या करती हैं, अटैक करना शुरू कर देती हैं रेड ब्लड सेल्स ऑफ बेबी एंड कॉज हेमोलाइटिक डिसीज़. ठीक है, इसके लिए प्रिवेंशन करना पड़ता है. हाँ, रोगैम बोलते हैं इस टेस्ट को, जिसमें हम इम्यूनोग्लोबिन यूज़ करके इंजेक्शंस देते हैं मदर को ताकि वो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन ना करे. सो दिस इज़ ऑल इन दिस topic. Now let's move to our next topic that is very easy one also और important भी है, पेपर में आने के chances रखता है. So let's see what is this. Incompatibility in alleles and plants. It is natural system in flowering plants where the plants can recognize and rejects its own pollen to avoid self pollination. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे वालों को ही रिजेक्ट करे, वो अपने पोलन्स को भी रिजेक्ट कर सकता है. जो ऑटोगैमी होती है, ऑटोगैमी में जो है वो प्लांट कभी कभी ये वाला फिनोमिना भी शो करते हैं. ठीक है, बेसिकली ऑटोगैमी में बहुत रेयर होता है बट द चांसेस आर देयर. तो एग्जाम्पल इसके हैं टोबैको, इवनिंग प्रिमरोज एंड स्वीट, दिस इज स्वीट चेरीज. ठीक है, तो इन फ्लावर्स में जो है इनकम्पैटिबिलिटी देखने को मिलती है. इसमें होता क्या है, एक डायग्राम के थ्रू ये डायग्राम काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है इस फिनोमेना को. तो देखते हैं ये क्या है. जब हमारा जो प्लांट के अंदर, ये एक चीज़ और ध्यान रखना, ये एस अलील से डिनोमिनेट होते हैं. जो एस अलील होता है वो कंट्रोल करता है इस फिनोमेना को. अगर प्लांट के अंदर ऑलरेडी S1 एंड S2 अलील प्रेजेंट है और अगर ये S3 वाला और S4 वाला अगर उसको पॉलिनेट करना चाहेगा तो वो पॉलिनेट हो जाएगा. दिस इज़ नॉट इनकम्पैटिबल, दिस इज़ कंपैटिबल, फुल्ली कंपैटिबल बेसिकली. ठीक है, और जो ये वाला कंडीशन है वो पार्शियली कंपैटिबल का है और जो ये है वो फुल्ली इनकम्पैटिबल का है. ठीक है, क्यों है, क्योंकि इसमें S1 और S2 था और ऊपर भी S1 और S2 है, तो दोनों ही कभी भी एक दूसरे को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे. इस वाली कंडीशन में पार्शियली क्यों बोला था मैंने, क्योंकि S1 और S2 तो प्रेजेंट हैं बट जो फर्टिलाइज करने के लिए आ रहा है वो है S3 एंड S1. तो S1 तो ब्लॉक हो जाएगा ऑब्वियसली, बट द S3 विल गोइंग टू फर्टिलाइज द S1 आइदर और S2. So this phenomena explains your incompatibility in alleles and plants. So that's all. So हमारी यूनिट 1 ख़त्म हो गई है. Now let's start यूनिट 2. The name of यूनिट 2 is gene action and interactions. So इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं कि कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली प्रिपेयर करके जाने हैं. फर्स्ट इज़ प्लीiotropic, second is epistasis, third is sex-linked inheritance, and the fourth topic is degree of expression of gene. So ये जो टॉपिक हैं ये आपके 5 मार्कर के क्वेश्चंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, साथ ही में जो ये टॉपिक हैं ये 1 मार्कर डेफिनेशन में ऑलरेडी एपिस्टेसिस तो आपके एग्ज़ाम्स में आ ही चुका है. सो चांसेस हैं ये टॉपिक जो बाकी हैं वो भी आपके जो डेफिनेशन वाला जो फॉर्मेट इग्नू का रहता है उसमें क्वेश्चन बनकर आ जाए. सो इनको ध्यान से प्रिपेयर कीजिएगा. ये 4 टॉपिक हैं जो हमें इस चैप्टर को कवर करने के लिए करने हैं और आज का चैप्टर कवर हो जाएगा सेकंड भी, ब्लॉक 1 का.
So let's see the first topic, that is pleiotrophy. Paleo means many. So pleiotrophy is a phenomena where one gene affects two or more different phenotypic traits. इस फिनोमिना में क्या होता है, जब वन जीन हमारा एक या एक से ज़्यादा फिनोटिपिक ट्रेट्स को क्या कर रहा हो, अफेक्ट कर रहा हो, तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं पीलियोट्रॉफी। एग्जाम्पल है इसका PKU यानी फिनाइलकीटोनुरिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर by a mutation in the PAH gene. PAH gene produces enzyme phenylalanine hydroxylase, which breaks down an amino acid called phenylalanine. In people with PKU, this enzyme is defective or absent, या तो defective हो या absent हो, तो हमारा क्या होगा, बॉडी में वो ब्रेक डाउन ही नहीं होगा, बिल्डअप होता रहेगा, तो उसी कंडीशन को हम बोलते हैं PKU। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और म्यूटेशन की वजह से होता है। इसमें एक जीन अगर म्यूटेट हो जाए तो वो क्या होगा, ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है क्या, करता ही है, स्किन, हेयर, बिहेवियर एंड मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करेगा। दैट्स पीलियोट्रॉफी मीन्स वन जीन मैनी ट्रेट। ठीक है, तो इसी वजह से पीलियोट्रॉफी को बोला जाता है कि ये पॉलीजीन्स को हमारा अफेक्ट कर रही होती है। Now let's move to our second topic, epistasis. Now what is this epistasis? Let's see. It occurs when one gene affects or suppresses the expression of another gene, then the phenomena of epistasis occurs. अब इसमें ये जो ये वर्ड्स हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हैं और ये भी आपको 1 मार्कर जो डेफिनेशन वाले जो क्वेश्चन है वहाँ पर आपको ये देखने को मिल सकते हैं। इनको एक बार ध्यान से समझते हैं, हालांकि बुक में आपके इनकी दोनों की डेफिनेशन दी हुई है। एपिस्टैटिक जीन्स और हाइपोस्टैटिक जीन्स में क्या डिफरेंस है, बहुत सिंपल है। जो सप्रेस कर दे उसको बोलते हैं एपिस्टैटिक, और जो सप्रेस हो जाए उसको बोलेंगे हाइपोस्टैटिक, और जो करे उसको बोलेंगे एपिस्टैटिक। Types of epistasis are, there are 2 types of epistasis. Dominant epistasis is already asked in your December exam if you have seen the previous year question paper. So dominant epistasis is already a question of your previous year exams. So देखते हैं रिसेसिव और डोमिनेंट एपिस्टेसिस में डिफरेंस क्या है। बहुत माइनर डिफरेंस है, नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए। 2 रिसेसिव एलील्स एट वन जीन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ सेकेंड जीन। जब दोनों जो रिसेसिव एलील्स हो वन एलील पर और दूसरे एलील का जो एक्सप्रेशन है उसको मास्क कर दें, मतलब उसको एक्सप्रेस ना होने दें, उसको बोलते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। जीनोटाइप एंड एपिस्टैटिक लोकस में भी होमोजाइगस रिसेसिव। इसका एग्जाम्पल है कोट कलर इन डॉग्स, और रेशो इसका ध्यान रखना है, क्योंकि रेशो अगर आप लिखते हैं तो आपका जो इम्प्रेशन है वो एग्जामिनर पर और भी अच्छा पड़ता है कि यू हैव रीड सिंसियरली एंड यू नो द रेशो एज वेल। तो इसका जो रेशो होता है वो 9:3:4 होगा, जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है ब्लैक, ब्राउन एंड येलो का रेशो। अब देखते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या होता है। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या होगा, जो सिंगल डोमिनेंट हमारा एलील है एट वन जीन, वो एक्सप्रेशन मास्क करेगा अनदर जीन का रिगार्डलेस ऑफ इट्स जीनोटाइप। सो डोमिनेंट वाला अगर मास्क करे तो डोमिनेंट, और अगर रिसेसिव वाला मास्क करे तो रिसेसिव। इसका एग्जाम्पल होगा स्क्वैश फ्रूट कलर जीन, और इसका रेशो होता है 12:3:1 वाइट, येलो, ग्रीन। ये डिटेल में आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक डिटेल्ड वीडियो ऑन इट टू क्लियर योर डाउट, एंड इफ you don't have any doubt, then it's very a good sign for you people. Now let's see the next topic, 6 linked inheritance patterns. So हमारे इसमें क्या होगा, जब हमारा जो इनहेरिटेंस है वो रेफर्ड हो, यानी कि इन्फ्लुएंस हो 6 क्रोमोसोम से, तो उसको हम बोलेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पैटर्न। इसमें हमारा क्या होता है, 3 तरह के हमें देखने को मिलते हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस,
लिमिटेड एंड इन्फ्लुएंस। आगे देखेंगे लिंक्ड, लिमिटेड एंड इन्फ्लुएंस, तीन तरह के होते हैं। पहले हम देखते हैं एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसमें क्या होगा, ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। कौन इफेक्ट होता है इसमें, मोर कॉमन इन मेल्स, सबसे ज़्यादा मेल्स में होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ही एक्स की कॉपी होती है, लेकिन जो फीमेल है उसके पास दो एक्स की कॉपीज होती हैं। अगर एक एक्स इन्फेक्टेड है तो जो दूसरे वाला है वो उसको क्या कर लेगा, सेव कर लेगा। तो मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है ये वाला पैटर्न। और इसका एग्जांपल है कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो ये हमारे इसके एग्जांपल्स थे। नाउ सी द नेक्स्ट इनहेरिटेंस पैटर्न, दैट इज सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस। इसमें क्या होगा, ट्रेट्स दैट ओनली अपीयर्स इन वन individual even though genes are present in both sexes, usually due to hormonal differences. Maybe one sex expresses the traits and the other doesn't. तो एक तो एक्सप्रेस कर रहा है लेकिन दूसरा एक्सप्रेस उसको नहीं करेगा। एग्जाम्पल है इसके मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल्स, बियर्ड ग्रोथ इन मेल्स एंड हैंड फीडरिंग वर्सेस कॉक फीडरिंग इन चिकन्स। तो ये तीन हमारे एग्जाम्पल्स थे जो काफ़ी प्रोमिनेंटली इसके अंदर देखने को मिलते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट टाइप विच इज सेक्स इन्फ्लुएंट इनहेरिटेंस। इसमें क्या होगा, डिफरेंस होता है एक्सप्रेशन का। ये है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अंदर होगा दोनों के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन डिफरेंस होता है एक्सप्रेशन का। दैट मीन्स किसी में तो ये ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाएगा, किसी में मतलब हो सकता है मेल्स में ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाए, फीमेल में कम एक्सप्रेस हो रहा हो, लेकिन होगा दोनों में। इसका एग्जाम्पल हमारा होता है पैटर्न ब्लेडनेस इन ह्यूमन, जो कि अलील बी से डिटरमाइंड होती है और ये डोमिनेंट होता है मेल्स के अंदर और रिसेसिव होता है फीमेल्स के अंदर। ठीक है, हो सकता है दोनों के अंदर, बट मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। होता क्या है, इसमें जो हेयर्स होते हैं वो उड़ने लगते हैं। ठीक है, तो जो जिससे आपने देखा होगा कि इधर अगर ये सिर है तो इसके बीच से जो हेयर्स हैं वो हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं बेल्डनेस पैटर्न इन ह्यूमंस, जो कि एलील बी से हमारा कंट्रोल होता है। हेट्रोजाइगस कंडीशन अगर हो तो बेल्ड होगा, यानी कि गंजापन हो सकता है। और अगर हेट्रोजाइगस फीमेल के अंदर हो तो ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है अगर हार्मोनल इफेक्ट्स इसमें ज़्यादा ट्रिगर्ड हो जाए। तो इसकी मैंने टेबल फॉर्मेट में भी आपको ईजिली रिवाइज करने के लिए बनाया हुआ है। एक्स लिंक कब होगा, यूजुअली मेल्स के अंदर होगा, लेकिन दोनों के अंदर ये दिखता है। जीन लोकेशन क्या होती है, एक्स क्रोमोसोम। एग्जाम्पल्स इसका है हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। सेक्स लिमिटेड वाला ओनली वन में होगा, तीनों के अंदर लोकेशन हो सकती है, यानी कि एक्स वाई और ऑटोसोमल एज वेल। और मिल्क और कॉक फेदरिंग में ये देखने को मिलता है। सेक्स इन्फ्लुएंस हमारे कौन से होते हैं, जो दोनों में हो लेकिन डिफरेंटली ऑटोसोमल से डिफाइंड होते हैं, और पैटर्न ब्लेडनेस इसका काफ़ी अच्छा खासा एग्जाम्पल है। Now let's move to our last topic, that is degree of expression of gene. अभी degree of expression of gene हमारा क्या है? The degree of expression of gene refers to how strongly or weakly a gene is expressed in an organism. कितना strongly और weakly हमारा एक gene अपने आप को express कर रहा है organism के अंदर, उसी को बोलते हैं degree of expression. This is also an important topic, can be asked in one marker definition फॉर्मेट। सो ये क्या होता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होता है, और कितना एक्सप्रेस करेगा उसके दो पैटर्न हैं हमारे पता लगाने के लिए। पहला है हमारा पेनिट्रेंस और दूसरा हम आगे देखेंगे एक्सप्रेसिविटी। तो ये हमारे दो पैटर्न्स होते हैं। द पोर्शन ऑफ इंडिविजुअल विद अ सर्टेन जीनोटाइप हु एक्चुअली एक्सप्रेस और एक्सप्रेस द एसोसिएटेड फिनोटाइप। ठीक है, तो जितने प्रोपोर्शन में वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो होता है हमारा पेनिट्रेंस। पेनिट्रेंस मतलब किस हद तक वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। अगर मैं एग्जांपल लूँ 100 पीपल्स का, और ये जो सिम्टम्स है ये सिर्फ 80 पीपल्स में शो हो रहा है, तो जो उसका पेनिट्रेंस परसेंटेज होगा वो हो जाएगा 80%। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एक्सप्रेसिविटी। अब इसके अंदर क्या होगा, एक्सप्रेसिविटी के अंदर क्या होगा, जो इंटेंसिटी होगी एक ट्रेट की
वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या करेगी, वेरी करेगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दो पीपल हैं जो कि मर्फन सिंड्रोम से क्या हैं, अफेक्टेड हैं। दोनों के अंदर जो है इन्फेक्टेड यानी कि अफेक्टेड जीन है। वन में शो माइल्ड सिम्टम्स और दूसरा जो है वो उसी के सीवियर सिम्टम्स दिखा सकता है। यानी कि उसका ऑर्टिक रप्चर हो जाए, ऑर्टा जो है वो रप्चर कर जाए, उसके लिम्स एक्सेसिव लॉन्ग हो जाएँ, आई इश्यूज़ हों उसको, तो ये हमारा उसमें सीवियर सिम्पटम्स दिखा रहा है। लेकिन माइल्ड वाले में हो सकता है थोड़े बहुत हल्के-फुल्के हार्ट के वो इश्यूज़ उसको हो और थोड़ा टोल हो रहा हो। तो ये हमारा होता है एक्सप्रेसिविटी। तो यहीं पर हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो भी ख़त्म होता है। आई होप आपको दोनों चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू लाइक इट, इफ then please press the like button, share the video with your friends and subscribe to the channel to get more such interactive videos in future. Thank you. If you want me to bring more such videos for you and you like those videos which I am delivering, so please do like it, share it and subscribe to my channel so that I can increase the frequency of videos till your exams so that more syllabus of more subjects you can cover easily. Thank you.